बहुत बहुत धन्यवाद अभय सिंह चौटाला जी। आपने जो विचार यहाँ पर व्यक्त किए हैं उन विचारों को एक आवाज देंगे और दूर दराज के ग्रामीण अंचल में वो विचार निकल करके जाएंगे जो समाज के नौजवान युवाओं, होनहार युवाओं के लिए काम आएंगे। अब मैं उस शख्सियत को आमंत्रित करना चाहता हूं जो पिछले 10 से 15 सालों से हमारे ऊपर प्यार स्नेह हमेशा बनाए रखते हैं। और जब हमने महाराजा सूरजमल की डॉक्यूमेंट्री द ग्रेट महाराजा सूरजमल डॉक्यूमेंट्री दिल्ली के विज्ञान भवन में विमोचन किया 13 मई 2018 को, तो वो भारत सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थे और हर दूसरे से तीसरे दिन हमारे पास फोन आता था कि तुम राजस्थान के सुदूर ग्रामीण अंचल से निकल के दिल्ली में आए हो, बेटा तुम्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं रुकने की दिक्कत नहीं है। कभी इनके पिया फोन करता, कभी खुद फोन करते। हमें महसूस होता था कि उस लुटेंस जोन में हम शहर की तरह घूमते थे कि वो चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे लोग नहीं दिल्ली में बैठते हैं, तो हमारा फक्र सीने से चौड़ा होता है। चौधरी सर छोटूराम की विरासत को आगे बढ़ाते हुए देश दुनिया में किसान बिरादरी का झंडा बुलंद करते हुए आज हमारी कौम की रहनुमाई कर रहे हैं। मैं मंच पर उनको आमंत्रित करता हूं और उसे निवेदन करता हूं कि जिस तरीके से चौधरी छोटूराम ने किसान बिरादरी का झंडा बुलंद किया, 36 कौम बिरादरियों का नेतृत्व किया, आपने भी वो सिद्ध किया है, 36 कौम बिरादरियों का नेतृत्व किया है। और जो जाट संसद का आयोजन हुआ, इससे 2 महीने पहले 9 मार्च को जयपुर में इसकी तैयारी बैठक थी, उसमें भी आप थे। हिंदुस्तान का एकमात्र एक नेतृत्व करता जो व्यक्ति थे, इनके माध्यम से उस आगाज की शुरुआत थी आदरणीय चौधरी साहब। आवाज इसमें ठीक आती चल जाएगा काम ना क्योंकि ये पकड़ लिया तो फिर ख्याल और आने लग जाते हैं। आज इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों बहनों और बच्चों, बुजुर्ग तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि मैं 76 साल का हूं, शायद बहुत थोड़े होंगे जो मेरे से बड़ी उम्र के होंगे। हमारे बीच में मेघालय के राज्यपाल महामहिम सत्यपाल मलिक जी और जिनको अभी आपने सुना भाई अभय चौटाला जी, जगमीत बराड़ जो पंजाब से चल के आए उनको भी आपने सुना, योगानंद शास्त्री जी, और जैसे भाइयों ने बताया कि 130 इस दुनिया के जो मुल्कों से जाट कौम से संबंधित सभी ये डेलीगेट्स कहिए, एम्बेसडर कहिए हमारी कौम के, वहाँ ये यहाँ उपस्थित, इनका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। और क्यों करता हूँ? क्योंकि इन्होंने एक शुरुआत की है और उस शुरुआत करवाने का श्रेय ये 2 भाइयों को है। इनको, मेरे को तो ये भी नहीं पता ये भाई हैं या नहीं है। हाँ, सतपाल जी अपने सांसद बैठे थे मेरे साथ, तो वो कहने लगे जी इसमें कलवानिया कौन सा है, कलसानिया कौन सा है। मैंने कहा भाई मेरे को पता नहीं, मेरे को तो दोनों ही एक से ही लगते हैं, कुछ पता है नहीं। तो जो इस तरीके से जाटों का जनमत इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। महाराजा जवाहर सिंह जब अपनी माता जी को पुष्कर नहलाने के लिए, पुष्कर का स्नान कराने के लिए गए थे, तो उनके पास फौज तो उतनी नहीं थी, लेकिन उस जमाने में एक कॉल दी गई कि पुष्कर जाएंगे लाव लश्कर के साथ, तो 60,000 से ऊपर
जाट इकट्ठा होकर उनके साथ चले थे और उससे उनकी ताकत बनी थी। और वो ताकत हथियारों से नहीं बनती, तलवार और गोला बारूद से नहीं बनती। वो ताकत लोगों की ताकत होती है, जिसका प्रयास ये दो भाई कर रहे हैं और इसमें इनको सफलता मिलने के लक्षण नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि मिलेगी। बाकी इतना जरूर है, सतपाल मलिक जी के शायद 2 महीने बचे हैं अब राज्यपाल के पद पे। 2 महीने के बाद ये सारी कमांड संभाल रहे हैं। अभी आपकी भी उम्र कोई ज्यादा नहीं है, तो एक परिवर्तन आ सकता है और उस परिवर्तन की जरूरत है इस देश को। इतिहास की बातें तो बहुत साथियों ने बताई। हमारा पराक्रम, हमारी शौर्य की अनेक बातें जो इतिहास में तो नहीं है, लेकिन हमें उनका ज्ञान है अपने मां से, अपने बाप से, अपने पूर्वजों से, और उसको हमें आगे भी बढ़ाना। इतिहास तो आगे भी लिखा जाएगा तो शायद फिर भी उतना जिक्र हमारा नहीं आएगा, क्योंकि इतिहास लिखने वाले वो कलम के धनी हैं और हम तलवार और लठ के धनी हैं। इतना ही फर्क है बस। लेकिन ये प्रयास अगर आप करेंगे तो कलम की जाट और राजा, तो ये जो भ्रम है लोगों का, इसको तोड़ने का आप जब प्रयास करोगे तो इसके परिणाम निकलने शुरू होंगे। और मैं जब आपके इकट्ठा होने की बात करते हैं यहां मंच से, बहुत से बोलने वाले साथियों ने, इकट्ठा होने का प्रयास आपको अपनी ताकत समेटने का नहीं है, देश की राजनीति में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का नहीं है, बल्कि आपकी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी को निभाना जाट कौम के लिए बहुत जरूरी है। याद करो राजा महेंद्र प्रताप को, जिसने 25 साल तक विदेश में बैठ के इस देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। याद करो छोटू राम जी को, जो कभी नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने। उनके मन में एक ही बात थी कि मैं कभी, अगर मेरे में इतना सामर्थ्य रहा तो मैं इस देश के टुकड़े नहीं होने दूंगा। आज मैं आपसे ये सवाल भी पूछता हूं कि क्या आप भी धर्मांधता के शिकार हो? क्या आप भी सामाजिक रूप से ये मान के चलते हो कि इस देश में ईर्ष्या का, बैर का एक माहौल पैदा हो? आप कभी नहीं चाहोगे, क्योंकि आपका चरित्र, आपकी संस्कृति, आपका रहन सहन ऐसा है जिसमें आप 36 बिरादरी के साथ मिलके चलने की आप में क्षमता है। लेकिन लोग हमें अलग करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हमारी बिरादरी सिर्फ अपनी शक्ति को संगठित करके राजनीतिक तौर पे अपना वर्चस्व कायम करने का प्रयास नहीं, बल्कि इस देश में और दुनिया के इस भूभाग में शांति और अमन पैदा करने के लिए जिम्मेदारी हमारी है। तुम कॉफी पैदा करते हो, तुम बताओ उसमें तुम्हारा हिस्सा कितना है? उस किसान ने कहा कि साहब मैं तो नहीं बता सकता, मुझे तो ज्ञान नहीं, हम तो कॉफी पैदा की, बेच आए। तो वो खुद बोलता है कि
मैं अर्थशास्त्री होने के नाते मेरा ये एनालिसिस है कि 200 रुपए की एक कप कॉफी में उस मेहनत का, उस कमेरे वर्ग का सिर्फ 2 रुपए 37 पैसे हिस्सा है। ये अन्याय नहीं तो और क्या है? तो भाई मैं, बराड़ जी मेरे को कह रहे थे कि भाई वीरेंद्र सिंह, जब आप बोलो तो एमएसपी की बात करना। मैं एक और बात सोच रहा हूं। मैं कहा एमएसपी, अरे जब हमारा हिस्सा ही 2 रुपये 37 पैसे 200 रुपये में, तो इसका मतलब जितनी फसलों की एमएसपी है वो डबल भी हो जाए, किसान फिर भी गरीब रहेगा। हमारा तो इस दौलत में हिस्सा ही नहीं। अभी आपने कहा था कि 145 लोग हैं, 73% दौलत पे कब्जा किए बैठे हैं। भाई सबसे ये कौन भाई कह रहा था, हाँ अबे भाई कह रहे थे कि यहाँ चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। मैं कह रहा हूं चीफ मिनिस्टर तो बाद में देख लेंगे, पहले इस देश की दौलत में, धन में, संपदा में हमारा हिस्सा बढ़ाओ, कमेरे वर्ग का हिस्सा बढ़ाओ। अब तो ऐसा हो गया, कोई इलेक्शन हो जाए उसमें पैसा बाहुबल। पहले तो मलंग इकट्ठे कर लिया करते, लाठी चला दो, बूथ पकड़ दो। अब तो मलंगों का भी काम खत्म कर दिया है इस पैसे ने। पैसे का खेल होने लग गया देश की राजनीति में। अगर पैसे की अहमियत को राजनीति में खत्म करना है तो इस कमेरे वर्ग का, ये खून और पसीना बहाने वाला जो वर्ग है, इसका हिस्सा बढ़ा दो। अब 2000 रुपए गेहूं का नहीं चलेगा। इसको जहां गेहूं खरीदा नहीं, जैसे मैंने कहा कॉफी की बात करी, गेहूं खरीदने के बाद वैल्यू एडिशन आपसे मैं कर रहा हूं। वैल्यू एडिशन की पहली सीढ़ी, अगर गेहूं का मैदा बनता है तो मैदे का भाव 60 रुपए किलो और गेहूं का भाव 20 रुपये किलो। 20 ही हुआ ना? हाँ, तो भाई हमारे को कम से कम 35-40 तो दे दो। हाँ, वो बीच का माल तो वो लाला ले जाता है, तुम तो बेच के, और फिर उसकी फिर तंदूरी रोटी पिराने क्या क्या। वो होटल में जाओ तो तंदूरी रोटी भी 200 रुपए की। अरे क्यों ठगी कर रहे हो इस किसान के साथ? इसका हिस्सा दो। अब अगली लड़ाई वैल्यू एडिशन के टाइम कितना बड़ा है, उसमें किसान का हिस्सा एमएसपी के हिसाब से होना चाहिए, ना कि उसकी लागत के हिसाब से। ये हमारा है और ये कर दो, ये होगा। और ये नहीं होगा तो इस देश में गरीबी नहीं जाएगी, इस देश से भूखमरी नहीं जाएगी। इसलिए इस देश की गरीबी और भूखमरी मिटाने के लिए भी मेरे किसान और मेरे जाट का मतलब सिर्फ आप अपने आप ने मत सोचो जाट। जिस दिन आप इकट्ठे होकर निकल गए तो ये सोच लेना, चाहे यादव है, चाहे कुर्मी है, चाहे गुजर हैं, चाहे सैनी हैं, सब साथ लगेंगे। और मेरे को पता है, मैं जानता हूं, मेरा एक दोस्त है 4 बार एमपी रहा, अवतार बढ़ाना गुजर है। तो वो अपने आप को कहता था मैं गुजरों का इमाम हूं। अरे मैंने कहा अवतार, बात तो तेरी ठीक है, हम भी तेरे साथ लग लें तो और ताकत बन जाएगी। नहीं बोला वाह, जाट अगर बढ़ गए तो मेरी तो इमामी चली जाएगी। तो इसका मतलब राजनीतिक तौर पे तो आप मजबूत हैं, लेकिन जब आप अपना हिस्सा लेके अपनी जेब को मजबूत कर लेंगे, इस देश से गरीबी मिटेगी, इस देश का किसान खुशहाल होगा और इस देश का कमेरा वर्ग जो है वो खुशहाल होगा। इन बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।